अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ कोट लखपत के इलाके में खातून को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूला के बुरसा की जानिब से उसके शौहर और दीगर अजीज़ व अकारब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस 3 से 4 माह तक मकतूला के शौहर और उसके रिश्तेदारों से तफ्तीश करती रही, लेकिन मुलजिम कोई और निकला। मुलजिम तक पुलिस कैसे पहुंची, किन नकात के ऊपर तफ्तीश की गई, तो ये मालूम हुआ कि मकतूला के जो शौहर और दीगर रिश्तेदार हैं वो इस कत्ल में मुलविस नहीं हैं। मुलजिम ने खातून को क्यों कत्ल किया और अगर कत्ल किया तो ज़्यादती की क्या वजह थी और जो चीज़ें चोरी की उसकी क्या वजह थी, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। तीन बच्चों की माँ, इंतहाई मासूम और छोटी उम्र बच्चों की माँ जो अपने घर में हंसी बसी ज़िंदगी गुजार रही थी, उसको इस शख्स ने ना सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया बल्कि उसको उसके बाद कत्ल भी कर दिया और कत्ल करने के बाद उसको रंग दिया जैसे उसने खुदकुशी की है। इस वहशी दरिंदे ने 3 बच्चों की माँ जिसके मासूम बच्चे थे उनको, उस औरत को क्यों ज़्यादती का निशाना बनाया, क्यों कत्ल किया। पुलिस ने तकरीबन 4 माह के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इससे जानते हैं, फिर पुलिस से भी जानेंगे कि क्या वक़्त हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? शाहजेब। किधर के रहने वाले हो? चंद्राम गाँव के। क्या करते हो? टिशू के कंपनी में है? टिशू के गोदाम में लॉटरी करता हूँ। अच्छा, किसको कत्ल किया? नैरिश बीबी। कौन है वो? हमारी हमसाई है। कब से जानते हो? 3-4 साल। उस वकूए के दिन तुमने क्या किया, कैसे प्लान बनाया और कत्ल क्यों किया? उस वकूए के दिन हमारे घर आई थी सुबह। हाँ। और बात कर रही थी कि मेरा सहुरा जरा है ना वो रकम दे के गया है। हाँ। तो मैं लालच आ मैं इन्हें कन्ना च जेवर भी पाया है तो इन्हें को रकम भी दे के गया है। तो बाबर ना मेरी 4-5 साल तो दोस्ती सी। तो मैं क्या भी ये अगर किसी ने पता भी नहीं लगेगा, मेरी मोटरसाइकिल का लालच सी होंडे का, तो मैं क्या मेरा मोटरसाइकिल भी आई है, मेरा लालच पूरा हो जाता तो किसी ने पता भी नहीं लगेगा कौन कर गया तो कौन नहीं। तो इसलिए मैं 11 को ये छत के रस्ते थानी गया सा। अच्छा। तो जाके पौड़ियाँ उतर के ग्रिल दी कुंडी बजी सी, ग्रिल की कुंडी खोल के मैं अंदर दाखिल होया वा तो सुत्ती सी मैं हिलाया तो मैंने वेख के ना डर गई कि किधरों दी आया, क्यों आया, की लैन आया। तो मैं क्या रौला ना पाई तेन मैं नहीं तो मार दिया चौका। अच्छा। तो फिर रौला पान फिर मैं सिर फाड़ के बैड टो ना मारिया तो फिर डंडा पाई 2-3 डंडे के सिर च मारे, नींद बेहोश हो गई। फिर इन्हें मैं ज़्यादती की गया सा तो मैं ज़्यादती की ज़्यादती करन तो बाद फिर मैं गला नाप दिता 2 हत्थां नाल ते फिर कपड़ा उत्थे नाल पिया सी, कपड़े नाल मैं गला नप्पी रखिया। अच्छा। दुपट्टा सी बावा दे। फिर जो मर गई तो फिर मैं इनका जेवर उतारिया, जेवर उतार के तो मैं इन कपड़े पा के तो मैं है उन्हें निकलना। फिर मेरे जहन च आया भी अगर जो बच गई जिंदा रहा फिर मेरा 10 दा पता लग जाए साहब वापस ना आ जाता। तो फिर मैंने सेफ नाल बन दिता, मैं नाले लगे दा भी इन्हें आप फा लिया है। दूसरा दुपट्टा उत्थे सेफ दे नाल टंगिया सी, वो मैं उतार के ते उहदे नाल मैं बन दिता। ते जेड़ा पहला दुपट्टा सी वो मैं उत्थे चुल्हे ते रख के ते साड़ के ते मैं गटर दे विच डोल दिता, पानी डोल के ते बाद चो फिर मैं उत्थों निकल आया। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਪੱਟਾ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇ ਮੈंने ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ? ਵੀ ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੋਲ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਜੀ। औरत ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਔਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾਲੇ ਬਾਬਰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਬੇਲੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਏਡੀ? ਬਸ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਾਬਰ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਦਫੈਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੋ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 100-200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੋਰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੀ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵੇਂ। ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁਕਾ ਲੈ ਦੇਗਾ? ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ। हाँ, ऐसे नाल ही बस जी। मुलजिम की आप गुफ्तगू सुन रहे, पहले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं कोट लखपत, इनसे जानते हैं अफजल साहब से, फिर देखते हैं। अफजल साहब, वकूआ मेरे ख्याल में 9वें महीने का है? जी सर, 9 का वकूआ है। 9/9/2020 का वकूआ है। क्या वकूआ हुआ, क्या आप लोगों को क्या पता चला, मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज हुआ? सर ये वकूआ जब हुआ ना तो वकूए पर जो मौजूद लोग थे, ये 3 बजे दरवाज़ा नहीं, मैं नरश के घर का खोलता, ये घर में होती है, इसकी 2 बच्चियाँ पहले सुबह स्कूल जाती हैं, 2 बजे स्कूल से आती हैं तो फिर भी दरवाज़ा खड़काती हैं, नहीं खोलता, फिर ये 2 बच्चियाँ अपने फुफ्फो के घर चली जाती हैं। उसके बाद 4 बजे 3 बजे मौका पर लोग आके दरवाज़ा खड़काते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलता, तो फिर गेट की कुंडी खोल के ऊपर से जाके जब अंदर जाते हैं तो नरिश बीबी कत्ल हुई थी, मरी पड़ी थी। अच्छा। तो जैसे ये तस्वीरों पर उसका है सारा सीन। ठीक है। उसके बाद जो मदई फरीक है बशारत अली, उसने, वो कौन है, मदई कौन है? ये नरिश बीबी का वालिद है। अच्छा। ये भी करीबी ग्वाला कॉलोनी है जो या मार्केट उधर इसकी रहायश है। ये भी सारे लोग सुनकर मौका पर आते हैं, और ये जो नरिश के ससुराल वाले हैं, उसका ससुर, उसका खामद बाबर, उसकी 2 नंदें और देवर और बनोई 7 कस पर पर्चा दर्ज करवा देते हैं। वो 3 नामालूम औरतों पर करवा देते हैं और 5 नामालूम अफराद पर करवा देते हैं। 14 बंदों को रख के FIR दर्ज हो जाती है। ठीक है। और जिसकी रोशनी में तफ्तीश की जाती है, और फ़ौरन ही जो फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से PS वालों की टीम आती है, वो मौके से सैंपल उठाते हैं, फिंगरप्रिंट उठाते हैं, और उसके बाद वो रिपोर्ट भेजते हैं कि ये जो मुलज़मान है या मुश्तबा खान है, इर्द गिर्द महल्ले में एक गांव का इलाका है, वह पीछे भैंसों की हवेलियाँ भी हैं और ऐसे गुंजान भी है थोड़ा। तो ये सब को जो 7 नामजद मुलज़मान हैं और 3-4 मुश्तबा खान जिसमें ये शाहज़ेब भी शामिल था, इनके DNA टेस्ट करवाए जाते हैं। अच्छा। और DNA टेस्ट के बाद इनको थाने में शामिल तफ्तीश किया जाता है। उसके बाद ये तफ्तीश मेरे पास आती है 20। यानी जब ये वकूआ होता है और रिश्तेदारों को, यानी औरत के मकतूला के शौहर, ससुर और जेठानी देवरानियों वगैरह को नामजद किया जाता है, उस दौरान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है उनको नाकिस तफ्तीश पर चेंज भी कर दिया? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त तफ्तीश करता है, और उमर दराज ऐसे ही था, उसने सही तफ्तीश की है। तो फिर उनको तब्दील क्यों किया? बस ये जो मदई का एक मामे का या फूफी का बेटा है, ये वकील जो या उसका नाम है, ये मुख्तलिफ चैनल में मुख्तलिफ टाइम में पुलिस वालों के खिलाफ दरख्वास्तें देता रहा है इसी केस के वाले इसी केस के वाले से। उसकी क्या लालच है, वो क्यों दरख्वास्तें देता है? उसकी सारे इन लोगों से कोई रिश्तेदारियाँ हैं, पुरानी कोई रंजिश वगैरह है,
और मदई के साथ चल के और ये चाहता था कि ये 7 जो नामजद मुलजमान हैं बहू जो मरने वाली के जो अजीज़ करीबी रिश्तेदार हैं इनको चलान करवाना चाहता है कि इनको ही चलान करो, ये ही हमारे मुलजिम। तो फिर ये मुलजिम कैसे डिक्लेयर हुआ? ये सर फिर शक कैसे गया इस पे? ये सर जब मेरे पास तफ्तीश आई तो तफ्तीश की रोशनी में मैं इसके बयान लिए तो इसने ये बयान मुझे सारे जो बयान कर रहा है कि मेरा बाबर मेरा महल्लेदार था, जब ये नैरश अपनी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी तो छोटी बच्ची इनके घर छोड़ जाती थी, इनका आपस में घर आना जाना बहुत ज़्यादा था। और जिस दिन ये वकूआ हुआ तो वकूए पर दुनिया इकट्ठी हुई, तो ये वकूए वाले दिन उनके घर में दाखिल नहीं हुआ बल्कि ये बहाना बना के दाता सब चला गया और ताकि ये टाइम शाम पास हो जाए। इसका फोरेंसिक पॉलीग्राफिक वगैरह टेस्ट कराया? हाँ सर, फिर इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, DNA टेस्ट करवाया और वो रिपोर्टें भी इसके खिलाफ आ चुकी हैं। अच्छा, और बाकी मुलजिम जो थे और सारे इन शवाहद की रोशनी में नामजद बाकी मुलजमान थे उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है। आज तक सफ़ा मिसल पर उनके खिलाफ कोई सबूत मुयसर नहीं आया। तो अब आप लोगों की तमाम तफ्तीश के अंदर एक ही मुलजिम पाया? ये तमाम मुलजमान जो नामजद हैं इनको SP साहब के, DI साहब के, SSP साहब के पेश किया गया है। सब अफसरों ने सुना है और ये जो मुलजम मैंने गिरफ्तार किया इससे फिर मैंने ये लूटा हुआ जेवर भी बरामद कर लिया। DNA टेस्ट इसके खिलाफ आ गया, पॉलीग्राफ टेस्ट इसके खिलाफ आ गया और ये सही गुनाहगार मुलजम है जनाब। ठीक है जी। ये बताओ तुमने सारा कुछ जो था जना करना, कैसे करना, शवाहिद को जलाना, इसके अलावा क्या क्या कुछ सीखा ड्रामे से? बस सर यही जहन में था। हैं? ऊंचा तो बोलो। यही जहन में था, ये देखता रहता था कि ऐसे पता चल जाता है फिंगरप्रिंट दुपट्टे से या आ जाते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने ये जलाया था। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ये क्या कहना चाहिए इस मुलजिम को कि इसने 3 मासूम बच्चों की माँ को अपनी लालच यानी मोटरसाइकिल ख़रीदने की लालच थी, मोबाइल ख़रीदने की लालच थी, उसके अंदर उसके साथ डकैती का जहन बनाया और उसके साथ ही जना का भी जहन बनाया और ना सिर्फ उसको कत्ल किया बल्कि उसके साथ ज़्यादती भी की। और उसके बाद ड्रामे देख के इसने यहाँ से अंदाज़ा लगाया था कि कोई शवाहिद या वो नहीं छोड़ने, तो उसके अंदर इसने जो मोबाइल था, जो दुपट्टा था, उसको जला दिया और दीगर जो शवाहिद थे उनको मसक करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है वो बिलाखिर इस तक पहुँच चुकी। लेकिन इसके अंदर ये भी जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि जो मकतूला के शौहर और दूसरी फैमिली थे उनको झूठी FIR या शुबे में जो दर्ज करवाई जाने वाली FIR थी उसकी वजह से तकरीबन 3 से 4 माह तक हवालात में रखा गया। मुख्तलिफ CIA और जो इन्वेस्टिगेशन विंग थी वो तफ्तीश करती रही और इनके मुताबिक अब वो बेगुनाह हो चुके हैं और इसके खिलाफ जो है वो सारे सबूत आ चुके हैं। तो मकतूला के शौहर और उनके अहले खाना से भी बात करते हैं कि मुद्दईयों ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया। ऐसी क्या रंजिश चल रही थी कि मकतूला का जो सगा शौहर था उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मकतूला का शौहर और ससुर जिनको मुद्दईयों की जानिब से मुकदमे में नामजद किया गया है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में इनको बेगुनाह कर दिया गया है। जैसे आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी कि जना और कत्ल के केस के अंदर फोरेंसिक और DNA जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल शवाहिद होते हैं और जो PFSA की रिपोर्ट्स आई है यानी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट आई है उसके अंदर
बाकी तमाम मुलजमान जो हैं उनको बेगुनाह करार दिया गया है और सिर्फ एक ही मुलजिम जो अपने मुंह से इकबाल जुर्म भी करता है उसी की निशानदेही की गई है कि डीएनए भी उसके साथ मैच किया है और जो मौजूद वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए थे वो भी उसी के जानिब इशारा कर रहे हैं, जबकि पॉलीग्राफ टेस्ट जब कराया गया तो उसके अंदर भी इसको झूठा करार दिया गया है। मकतूला के शौहर से जानते हैं कि क्या वक़्त हुआ और कैसे हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबर। बाबर, कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 10 साल पहले। पसंद की शादी है? नहीं, वालिद के राय के साथ। अच्छा, रिश्तेदारों में शादी हुई थी? जी जी। कौन है ये मेरी मामा की चाचे की बेटी है। अच्छा, तो कितने बच्चे? बच्चे मेरे 3 बेटियां हैं मेरी। तीनों बेटियां हैं जी। जिंदगी अच्छी खुशी बसी गुजरी? हाँ जी सर। तो क्या हुआ वकूए के दिन, क्या पता चला? आप कहाँ पे थे? सर मैं ड्यूटी पे था, तो सुबह मैं वाइफ मेरी उठी है, मुझे नाश्ता बना कर दिया है। मैं नाश्ता करके 6 बजे गया हूँ ड्यूटी पे। 6:30 बजे मैं स्टाफ पहुँचता था, तो 8 बजे मेरी गाड़ी पहुँची थी फैक्ट्री मांगे। ठीक है। मांगे में ड्यूटी करता था कैंपस में। तो मुझे उन्होंने चला गया मैं ड्यूटी पे, तो मुझे 2 बजे फ़ोन आया था स्कूल से जहाँ मेरी बेटियाँ पढ़ती थी। अच्छा। कि भाई अपने बच्चे ले जाओ आके। तो मैंने कहा सर मैं तो ड्यूटी पे हूँ, मैं बच्चे कैसे ले जाऊँ इतनी दूर से, मांगे ड्यूटी कर रहा हूँ। पहले कौन बच्चे लाता था? पहले मेरी वाइफ लाती थी। अच्छा। तो उस दिन वो नहीं आई, तो मैंने कहा चलो बच्चे को करता है, शायद मामा के घर गई होगी कहीं, मामा अपने के घर कहीं चली होगी। पहले ऐसा होता है कि वो बच्चों को भूल जाए, लेने ना जाए? पहले तो नहीं ऐसा हुआ था, मैं शायद कहीं मामा के घर चली गई होगी। हाँ। तो बच्चे नहीं उसके ज़हन में आया ये बच्चे ले आने, या उधर देर लगी उसको मामा के घर। अच्छा। मैं फिर वो अपने मसले के मैं बच्चे को घर जाने तो बच्चे चले जाएंगे घर। बच्चे घर गए, दरवाज़ा नहीं खुला, बच्चे चले गए पुप्पो के घर। पुप्पो के घर गए, फिर उस सिस्टर मेरे कॉल आई मुझे कि भाई आपकी वाइफ किधर है। मैंने कहा बाजी मैं तो ड्यूटी पे, मुझे क्या पता, मैं तो ड्यूटी पे। फिर मैंने उसकी मामा को फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। सास को अपनी? हाँ। फिर मैं जो मतरेई सास से उसको फ़ोन किया, उसको पूछा कि साथ घर है ना, कि साथ घर है। वो पूछ के बताया कि इधर बैठी है या नहीं बैठी या क्या है। उसने मुझे बताया कि घर को ताला लगा हुआ है, इधर नहीं आई। तो उसके बाद मैं काम करने लग गया हूँ। तो मैंने चलो मामा के घर गई होगी कहीं, शायद पुप्पो घर गई होगी अपने के, उधर गई होगी। तो मैं काम को लग गया। फिर मैंने फ़ोन किया अपनी सिस्टर को कि बाजू बच्चे इधर ही हैं या चले गए हैं। वो कहती कि बच्ची आपकी जो तैयबा है बेटियाँ जो इकरा से छोटी है, वो रोने लगी थी कि मामा के पास जाना मैं। तो फिर मैंने कहा चले जाएं आप, शायद आपकी मामा आ गई होगी तो आप घर चले जाएं। वो बच्चे इधर आ गए घर। तो उसके बाद ये वकवा होगा, मतलब कि उसने अंदर जो मलेदार थी उसने दरवाज़ा खुलाया। उसने दरवाज़ा तो खुलाते हैं, पता क्या बात है। वो जो बच्ची है वो बाहर रो रही थी, छोटी बच्ची, वो तस्वर है। तस्वर वो वाकर में अंदरली साइड पे दरवाजे के अंदर से रो रही थी। तो वो दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा खुलवा के देखा। फिर पुलिस को तला की, पुलिस आई। फिर तो मकतूला के बाप ने आपके ऊपर पर्चा क्यों दर्ज करवाया, आप पे, आपके वालिद पे और दीगर रिश्तेदारों पे? सर यही रंजिश थी उसके कि एक ज़मीन हमने ली थी हमारी, अपने मामा का हिस्सा। तो एक वो रंजिश थी उसको कि जो मांगी थी 5 मरले की जगह मेरे गाँव चंद्राय से, तो हमने उसको नकार कर दिया था। उसने क्यों मांगी थी जगह? अपने मामे के लिए उसने मांगी थी। पैसे दे के या वैसे मांगी थी? पैसे। अच्छा। तो हमने नकार कर दिया। इस चीज़ की रंजिश थी? हाँ जी। उससे पहले वो जिसका मामा का बेटा ना, वो भी हमारी गली में आया था। मुझे कॉल की, उसने मुझे पूछा कि यार वो जगह यहाँ कोई सेल करने के लिए कोई बताओ, अगर किसी ने ये गली में कुछ सेल करनी है ज़मीन, को प्लाट सेल करना। तो मुलजिम को जानते हैं? हाँ जी। कौन है वो सर हमारे घर की बैक साइड पे रहता है, 2 घर छोड़ के। अच्छा, कब से जानते हैं? सर वो शुरू के वहाँ से रहने वाला है। अच्छा, आप लोग कब से रह रहे थे? हम वो शुरू से यहाँ से रहने वाले हैं। पहले हमारा घर तो परी साइड पे था ना, तो फिर हम ये प्लाट लिया तो हम इधर शिफ्ट हो गए। पुलिस ने आपको पकड़ लिया, उसके ऊपर कभी शक आप लोगों को गया था? सर वो शक ऐसे जा रहा था कि वो जिस दिन वकूआ है उस दिन वो दाद दरबार जा रहा था। तो वो तो कोई भी जा सकता है ना, वो तो मोहल्ले में तो सर वकूआ हुआ है, तो आवाम इकट्ठी हुई है। ठीक है, इतना बड़ा वकूआ हुआ है, तो वो दादा दरबार जा रहा है। आपका मुलजिम के साथ क्या रिश्ता है? हमारी वाइफ उनके घर जाती थी, वो मेरे से बाइक मांगता था। मैं दे देता, मैं चलो कोई गरीब है। अच्छा। गरीब है, चलो दे देता हूँ। वो ले वगैरह भी देते थे उसे?
कोई तोहफा शोफा कभी नहीं दिया? कोई तो खुशबू नहीं देता सर। वो आप पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है कि आप उसके साथ बदफेली करते थे, यानी आप रजामंदी से दोनों बदफेली करते थे? नहीं बस फिर नहीं करते थे, वैसे वो बाइक लेता मेरे से तेल डलवा देता था। तो मैं मेरी वाइफ कहती थी कि ये माड़े हैं, गरीब हैं, चलो दे दो, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैं वाइफ उसको दे देता था, वो ले जाता था। आपने उसको मोबाइल लेके देने का वादा क्यों किया था? वो मुझे कह रहा था कि मोबाइल मुझे लेकर दो, मैंने कहा मैं नहीं लेकर दे सकता। हाँ, तो फिर चेक Sorry. क्यों दिया आपने? चेक तो मैंने दे दिया, बाद में वापसी ले ली। मैंने कहा ये नहीं, क्यों दिया था चेक? जब आप को पता था कि वो पैसे नहीं दे सकता, फिर चेक क्यों दिया आपने उससे? मेरी वाइफ और कोई ताल्लुक शालुक था आपका? तल्लुक को ऐसा कोई से तल्लुक नहीं था। मुझे उसने कहा था कि मैं मुझे गंदा ताल्लुक कोई नहीं था? गंदा नहीं था सर। मोहल्लेदार इसकी गवाही देते हैं? हाँ जी। क्योंकि पुलिस भी कहती है कि शायद था ताल्लुक आप लोगों का। नहीं सर, मेरा कोई तल्लुक नहीं से उसके साथ है। मेरे सिर्फ वाइफ और लेता था, दोस्त था। आपके वालिद को भी नामजद किया गया था? जी। चाचा जी, जी सर। माइक पकड़। कितनी उम्र है आपकी चाचा जी? सर मेरे 75 साल उम्र। आप कत्ल कर सकते हैं किसी औरत को खड़े होकर मौके पे? सर फिर ਇਹ ਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰੀਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਲੂੰ ਕੋਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ 3 ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ हाँ हाँ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਬਸ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣ। कितना टाइम आपसे तफ्तीश होती रही है? सर 3 महीने, अच्छा। 3 ही महीने कई CI काना, CI माल्टन, CI किधर सर ये उम्र मेरी सर हाँ हाँ। ये सब सर मेरे लगे हुई अल्लाह जान अल्लाह जान। क्यों आपको नामजद किया गया मुकदमे में? सर मैं अर्ज की थी सर, मैं मेरी बीवी मैं भी तेरी शादी की थी, मेरी शादी तेरी सी सर। हाँ हाँ। इनके चाचे धी जी मेरे घर से अच्छा। वो 4 भैन सानू हाँ हाँ। भरा ना को नहीं सेगा। वो सहुरे ने मैंने आख्या मैं नजर कारपेंटर, मैं आर्मी ड्यूटी करके आया सर, तो मैं ड्राइवर सा। मैं नजर कारपेंटर से मियाँ चौंक, हाँ ये चौरियां की फैक्ट्री की रात आना हाँ हाँ। इन्होंने भतरीजा नजर हाँ हाँ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, सर जी मेरी तरफ देख के गल करो। हाँ जी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, हाँ हाँ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ। अच्छा, माइक अगे कर लो थोड़ा सा। नहीं, हाँ जी। अच्छा। ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਅਕਲ ਹਾਲ ਦੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਕਰ ਉੜ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ, ਜੀ ਸਰ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਕੂਏ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਬਾਬਰ ਚੌਂਕ ਸਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਚੌਂਕ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਡੀਐਨਏ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ? ਕਰਾਇਆ ਸਰ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਜਦ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਸਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੱਟੀ ਡੋਰੀ ਸਹੀ। ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ? ਮੇਰੀਆਂ ਸਰ 2 ਜਵਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕਰਾਚੀਓਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸਰ, ਹਾਂ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰ ਨਾਮਦਾਰ। ਉਹ ਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, 2 ਕਿੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, 2 ਦੀ ਨੂੰ ਆਈ, 2 ਤੀਜੀ ਨੂੰ 8 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੂੰ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰ ਬਸ ਗਿਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਜ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਮਦਈ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹਾਜੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਮਦਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਉਹ ਸਰ ਨਾ ਮਦਈ ਅਸਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਦਈ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਦਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ, ਮਦਈ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, ले आओ। हमारे साथ तफ्तीशी अफसर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तो गफूर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से मुद्दइयों को रब्ता किया जा रहा है, मुद्दई सामने नहीं आ रहे, ना बयान दे रहे हैं अपना, और ये भी कह रहे हैं कि जो इनको ना हक नामजद किया गया,
इस तरह की FIR जिसके अंदर मुलजिमान गलत लोगों को नामजद कर दिया जाए, कितना असरअंदाज होता है मुकदमे पे ये चीज़? अगर ये इसी रंजिश में आपस में ऐसे करेंगे तो ये फ़ायदा सारा मुलज़म को जाएगा, ना तो ये मदई फम बन रहे हैं, क्योंकि असल तो इनको मदई बनना चाहिए था जिनका घर बर्बाद हो गया, जिनकी 3 बच्चियाँ जो हैं वो यतीम हो गई हैं और बीवी कत्ल हो गई है। असल में मदई तो इनको बनना चाहिए था, और इन्होंने अपनी रंजिश की बना पे जो है ना इनको मुलजमान नामजद करके और इनके हाथों में असला पकड़वा के FIR दर्ज करवा दी, जिसकी वजह से तफ्तीश में काफ़ी दुश्वारी हुई। असल मुलजम तक पहुंचने में काफ़ी जो है ना पुलिस को दिक्कत हुई, क्योंकि इनके DNA के सैंपल 10 लोगों के दिलवाए, और असल हुआ ये था कि ये जो मुलजम है शाहजेब, इस पे पहले दिन ये शक था, क्योंकि इसका बवक़्त वक़ूआ अपने घर में था और इसके बयान में जो है ना काफ़ी फ़र्क आ रहा था। जब इसको शामिल तफ्तीश किया, इसने बताया कि मैं अपने घर में सोया रहा हूँ, उसके बाद मैं पिछले टाइम जब दाता दरबार अपनी बीवी और भांजियों के साथ जा रहा था, तो नए रिश के घर में, ये बाबर के घर के सामने काफ़ी लोग जमा हुए थे। मैंने पूछा ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा ये नैरिश नामी औरत जो आपकी हमसाई है वो या तो बेहोश है या कत्ल हो गई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सीधा फिर दाता दरबार चला गया था। ये यकीन में नहीं आ रही थी बात कि एक बंदे का इतना ज़्यादा करीबी तल्लक हो और वो उसको पता चले कि वो कत्ल हो गई या बेहोश है, और फिर वो भाग के ना जाए उसकी तरफ। इस वजह से इस पे शक था, क्योंकि इसको पता था कि अंदर क्या हुआ, क्योंकि ये किया ही इसने था, इस वजह से ये नहीं किया था। इस केस में आप लोगों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, कोट लखपत पुलिस के खिलाफ एहतजाज वगैरह भी होते रहे और दरखास्तबाजी भी करते रहे मुद्दई जो है वो आला अफसरान को। जी, अब जब मुलजिमान, असल मुलजिम जो है वो सामने आ गया, तो अब मुद्दई क्या कहते हैं? क्योंकि हमें तो वो टाइम नहीं दे रहा मुद्दई, आप लोगों को क्या कहते हैं? हमें भी ऐसे ही कह रहे हैं जी कि इनको जो है ना, अगर कत्ल इन्होंने किया नहीं तो इन्होंने करवाया है, अभी भी जो है ना वो चाहता है कि ये इनके साथ चलान हो जाए। और इसकी इसकी वजह वो इनका ज़ाती जो मामलात हैं जायदादों के, ये क्योंकि ये इनके गाँव में काफ़ी ज़मीनें महंगी हैं, आपस में इनके ज़मीनों के तनाज़े चल रहे हैं, इस वजह से एक दूसरे को वो नीचा दिखाने के लिए जो है ना मुलज़म को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया। जो मुलजिम थे अब उनको तो पुलिस ने बेगुनाह कर दिया, लेकिन आप पुलिस की तफ्तीशी अफसर की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि सिर्फ गलत मुकदमा दर्ज करने की वजह से कैसे मुलजिम को कितना अर्सा फ़ायदा पहुँचता रहा, और बिल आखिर मुलजिम तो कानून की गिरफ्त में आ गया। लेकिन 75 साल के बुज़ुर्ग को जिस तरह की अज़ियत 3 महीने थानों और हवालात में काटनी पड़ी, वो भी आपके सामने है। जिस तरह से उनके आंसू निकल रहे हैं वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हमारे आज भी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं पे फ्लॉज हैं जिसका मुलजिमान को फ़ायदा जो है वो पहुँचता है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुलजिम ने इंतहाई सफाकी के साथ 3 बच्चों की मां को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके साथ ज़्यादती की, और फिर उसने जो गोल्ड वगैरह पहना हुआ था उसके साथ डकैती भी की और वारदात की, और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गया। और फ़रार होने से पहले ना सिर्फ मुलजिम ने तमाम एविडेंसेस जलाए बल्कि जो औरत की लाश थी उसको फंदा भी लगा दिया ताकि इस किस्म का टच आए कि उसको कत्ल नहीं किया गया बल्कि उसने खुदकुशी की है। 3 से 4 माह तक मुलजिम उसी इलाके में फिरता रहा और यूं ही प्रिटेंड करता रहा जैसे उसको कुछ मालूम नहीं है और उसका इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को शुबा गुजरा, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और जिस तरह का रवायती तरीका पुलिस अपनाती है जैसे ही उन्होंने अपनाया तो मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। ये किस तरह के माइंड सेट को रिप्रेजेंट करता है? मुलजिम शादीशुदा है, बच्चा भी है
और वो इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि उसका मकतूला के शौहर के साथ ताल्लुक़ भी थे और वो नाजायज़ ताल्लुकात भी उस बंदे के साथ कायम किए हुए थे उसने। माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, इस मुलजिम के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। रिदा, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। मुलजिम पहले प्लान करता है, उस घर में जाता है जब उसको पता है कि औरत अकेली होगी, वहाँ पे जाकर उसको कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद ज़्यादती करता है, फिर उसकी चीज़ें चोरी करता है, फिर उसकी लाश को खुदकुशी का रंग देता है, चला जाता है। इतनी करेज एक इंसान कैसे आ सकती है कि वो ये तमाम सीरीज़ करे, तमाम शवाही जलाए और चला जाए? अगर देखा जाए तो ऐसे बिहेवियर जो है अंडरलाइन ऑलरेडी पाए जा रहे होते हैं, जो कि हम लोग नोटिस में नहीं ले रहे होते हैं। क्योंकि सोशल बिहेवियर ऐसा बिहेवियर जहाँ पे एक जो पर्सन है, ना तो वो मॉरल वैल्यूज़ और उनको वो सामने ना रखते हुए उसे कोई इस बात का ख़तरा नहीं होता कि आगे जाके क्या होगा, और वो क्लेवर माइंड से ये सोच रहा होता है कि वो इन चीज़ों से ऑलरेडी एस्केप कर जाएगा। इस बात में उसको कोई भी फ्यूचर का कोई भी नहीं है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो क्राइम्स हो रहे हैं हमारे अब यहाँ पे रेप का फैक्टर आ रहा है। रेप के फैक्टर में इंसान का जब माइंड देखा जाता है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ। अब जिस तरह उन्होंने ये चीज़ें की हैं तो इसमें साइकोसिस का ऑलरेडी एलिमेंट और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ऑलरेडी एलिमेंट आ रहा है। जैसे आपने बताया कि उनके ऑलरेडी होमोसेक्सुअल बिहेवियर्स भी पाए जा रहे थे कि, और जेलसी फैक्टर नहीं भी अगर रखते हैं कि हम इसमें जेलसी फैक्टर नहीं है कि उनका फीमेल के साथ जेलसी फैक्टर नहीं है, तो वहाँ से मॉनेटरी गेन था। ये क्राइम का एम सिर्फ ये था मॉनेटरी गेन, क्योंकि ऑलरेडी उनके से चल रहा था कि वो कोई चीज़ हासिल करना चाहते थे उनके हस्बैंड से, जो कि वादा किया गया प्रॉमिसेस के अगेंस्ट, अब वो प्रॉमिस नहीं हुआ कंप्लीट, तो उसको वो मॉनेटरी गेन वो कहाँ से हासिल कर सकते थे, उधर से नहीं हुआ। तो सेकंड ऑप्शन पे इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स उस बंदे में इतना है कि उसने डोमिनेंस दिखाने के लिए एक फ़ीमेल को उसके ऊपर इस तरह का एक्ट किया, क्योंकि फीमेल्स पे वो सुपीरियरिटी दिखा सकता था। क्योंकि वहाँ पे अगर वो चीज़ हो सकती होती मेल पर्सन पे, तो वो मेल पर्सन से ही पहले ही ऑलरेडी आंसर कर सकता था। लेकिन फ़ीमेल ऑब्वियसली हमारे माशरे में इस तरह दिखाई जाती हैं कि उनके ऊपर हम सुपीरियरिटी ईजिली मेल पर्सन दिखा सकता है। तो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स इस पर्सन में ऑलरेडी है। हो सकते हैं माइट भी चाइल्डहुड ट्रॉमास हो या पेरेंटल रिलेशनशिप्स इतने अच्छे ना रहे हों, जिसके ये चीज़ ये फैक्टर्स ऑलरेडी बिल्ट अप हो रही थी एक टाइम पे। जैसे है कि उसके फेवरेट शोज़ भी क्राइम शोज़ हैं, वहाँ से वो कब से प्लान कर रहा हो ये नहीं पता। ये क्राइम शोज जो हैं ये इंसानी जहन पे किस हद तक असरअंदाज होते हैं, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा री एनैक्टमेंट होती है, ड्रामाटाइज किया जाता है उसको। जैसे इस मुलजिम ने भी, जैसे भी आपने बात भी की, इस मुलजिम ने जो वहाँ पे मौके पे शवाहिद थे, जिस चीज़ से उसने उसको फंदा दिया दुपट्टे से, उसने वो दुपट्टा भी जला दिया। फिर औरत को इस तरह से मेकअप उसको किया कि पता ना चले कि उसके साथ रेप हुआ है। फिर उसको जिस फंदे के साथ लगाया वहाँ पे उसने पूरी कोशिश की कि उसका कोई शवाहिद जो है वो ना छोड़े, कोई सबूत ना छोड़े। तो इंसानी जहन के ऊपर असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। ये चीज़ तब असरअंदाज होती है कि जब हमारे माशरे में एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है। हमें ये गाइडेंस नहीं दी जाती कि जो चीज़ दिखाई जा रही है क्या वो चीज़ हमें इतने वे पे अडॉप्ट करनी भी चाहिए कि नहीं। और हमारे क्राइम्स में जो पनिशमेंट लेवल है, नेगेटिव जो पनिशमेंट का फैक्टर आता है वो बहुत कम दिया जाता है। वो बताया ही नहीं जाता कि इसके बाद की पनिशमेंट ज़्यादा हैवी है। तो वो ज़्यादा प्लेयर सीकिंग बिहेवियर्स हम ज़्यादा अटेन करें। हो सकता है यहाँ पे प्राइड का फैक्टर भी हो कि ये चीज़ प्राइड में भी चली जाती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप किसी चीज़ से अट्रैक्ट हुए और उसको किया तो ओके फ़ाइन, ये बंदा इतना। अब हम सीरियल किलर्स को अगर पास्ट में देखें तो सीरियल किलर्स के मोस्टली क्या आता था कि प्राइड हासिल करनी थी, हमें फेमस होना था, और वो हुए भी थे। जिस तरह से इस मुलजिम की हम बात करें, उसने शौहर के साथ ताल्लुकात भी रखे हुए थे, औरत के शौहर के साथ ताल्लुकात भी थे, और उसने शायद वादा भी किया हुआ था कि वो मोबाइल लेके देगा या मोटरसाइकिल की लालच दी हुई थी। दूसरी तरफ वो उसी की बीवी के साथ ज़्यादती भी कर रहा है और फिर उससे चीज़ें भी छीन के जा रहा है। तो इसके अंदर जो आप कह रही थी कि जेलसी फैक्टर तो शायद ना हो, प्राइड, तो उस प्राइड को कैसे कोरिलेट करेंगे?
या ये सिर्फ स्पर ऑफ द मोमेंट उसने ही सारा कुछ किया? इसमें देखिए न्यूरोटिक बिहेवियर अंडरलाइन आ रहा है और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ऑलरेडी उस बंदे में पाया जा रहा होगा। ठीक है, सुपीरियरिटी वो कहाँ दिखा सकता था? वो ऑलरेडी उधर प्रोमिसेस में था, ऑलरेडी उसके साथ रिलेशनशिप में था, बट डोमिनेंस फैक्टर उसे नज़र आया कि हमारे माशरे के अकॉर्डिंग फीमेल्स में ही दिखाया जा सकता है। अगर मैं इस तरह की हरकत करूँगा तो उसे अपनी वो फैक्टर के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी को वो दबा सकता है। बहुत शुक्रिया। माहिर नफ्सियात हमारे साथ रिदा अमजद मौजूद थी। वो कह रही थी कि मुलजिम जो है वो ना सिर्फ बचपन में उसका कोई ना कोई ऐसा इशू हो सकता है, शायद पेरेंटिंग के अंदर कोई कमी रह गई, और फिर क्योंकि उसने मर्द के साथ भी ताल्लुक़ अपना बताया है दौरान तफ्तीश, और दूसरी तरफ उसको वादा भी किया हुआ था कि मोबाइल या मोटरसाइकिल वगैरह कोई ना कोई चीज़ लेके देनी है, वो भी पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसने इस औरत को आसान तरीक़ाकार समझा होगा। इंतहाई पेचीदा सा केस है कि पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया तो क्योंकि कत्ल का मुकदमा था तो मुद्दइयों की जानिब से पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जिन लोगों को वो नॉमिनेट करना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई, तकरीबन 3 माह के बाद पुलिस को ये मालूम होता है कि तफ्तीश के अंदर जितने नामजद मुलजमान लिखवाए गए थे उनमें से कोई भी मुलजिम नहीं है, बल्कि मुलजिम कोई और है। ये सारा लीगल प्रोसेस जो है गलत FIR की वजह से कितना डिस्टर्ब होता है, मुलजिम तक पहुंचने में पुलिस को कितनी मुश्किलात होती हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर इमरीन कुरैशी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस तरह के केसेस के अंदर क्या रिज़ल्ट निकलता है। इमरीन, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे लीगल सिस्टम के अंदर FIR जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसकी क्या वजह है? देखिए, FIR जो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, जब किसी भी किस्म का कोई भी क्राइम जब होता है तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप कोई भी शहरी करता है वो यही है कि वो थाने जाता है और वहाँ पे वो बताता है कि ये सब कुछ हुआ, और जो उसको लगता है जिन्होंने क्राइम कमिट किया, यानी कि क्राइम जिसने किया है, वो उसके बारे में देता है। और अगर वही गलत हो? बिल्कुल, ये बहुत दफ़ा होता है और बहुत ज़्यादा ये देखने में आया है कि FIR जो होती हैं फॉल्स एलिगेशंस और फेक FIR जिसको कहते हैं वो होती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा उसकी वजूहात हैं, जहाँ पे आप पर्सनल रीजंस हो सकती हैं, कुछ लोग अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के लिए, किसी को प्रेशर करने के लिए, किसी के केस चल रहे हैं तो उसमें वो क्रिमिनल एंगल डालने के लिए फेक और फॉल्स FIRs डेफिनेटली बड़े ही ज़्यादा तादाद में आती हैं और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है पुलिस को। अगर हम सिर्फ इस केस की आज बात करें तो इसके अंदर एक औरत के कत्ल की FIR दर्ज होती है, उसके बाद पता चलता है पुलिस को जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ती है कि उसके साथ रेप भी हुआ है और उसके साथ जो उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे गोल्ड के वो भी चोरी हुए हैं, लेकिन उसको रंग ऐसे दिया गया कि शायद वो उसने खुदकुशी की है। मुद्दइयों ने अपनी रंजिश में या अपनी अपना कोई गुस्सा निकालने के लिए मकतूला के शौहर और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पुलिस 3 महीने तक तकरीबन इसी चीज़ को देखती रही, लेकिन बाद में मुलजिम कोई और निकला। इससे केस कितना मुतासर होता है? देखिए जी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके, अगर फैमिली में कुछ इस तरीके से कुछ हुआ है कि आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अपनी जो आपको लगता है, या तो अगर आपको नहीं पता तो आप कहते हैं अननोन पर्सन्स, आप उसके ऊपर भी FIR कटा सकते हैं ताकि पुलिस अपना काम सही करे। जब आप एक डायरेक्शन दे देते हैं और एक अपना इतना स्ट्रॉन्ग, अगर उनकी फैमिली ने ये किया है, उन्होंने वो बहुत डैमेज कर दिया है इसके फैक्ट्स और एविडेंस को, और क्योंकि अब इतना टाइम गुजर गया है, जो अक्यूज था जिसको फॉल्सली इम्प्लिकेट किया है उसके लिए भी ये बहुत बुरा है। सो यस, इसमें आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, मगर इसमें सिर्फ जैसे कि आप बता रहे हैं और जैसे FIR में लिखा हुआ है, सिर्फ मर्डर नहीं है, अब इसमें थेफ्ट का कानून आ जाता है, इसमें रेप का कानून आ जाता है। सजा तो एक में होगी या बारी बारी? आई थिंक तीनों चार्जेस, पहले थेफ्ट आपका सेक्शन 379 पाकिस्तान पीनल कोड का, सेक्शन 376 पाकिस्तान पीनल कोड का जो रेप होता है, और उसके बाद मर्डर जो है आपका सेक्शन 302 से 302 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, तीनों में
आप जो है उस पर आपको चार्ज किया जाएगा और एक एक चार्ज के तहत और उसके मुताबिक फिर आपको सज़ा दी जाएगी। अब मुलजिम जो है उसका डीएनए भी मैच कर गया है, जो फ्रांसिक एविडेंसेस लिए थे वो भी मैच कर गए हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसके अंदर भी साबित हो गया कि ये झूठ बोल रहा था। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये है, उसको उसके मुताबिक जैसे आपके नहीं सज़ा मिलेगी। अच्छा, जिन लोगों को ससुरालियों को मुद्दईयों ने नामजद किया था और वो 3 महीने तक उनकी गिरफ्तारी तो इल्तवा में पुलिस ने रखी, लेकिन 3 महीने तक उनको मुख्तलिफ तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता रहा, कभी इन्वेस्टिगेशन में करता रहा, कभी CIA करता रहा, तो क्या वो भी मुद्दईयों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करवाने की कानूनी हैसियत रखते हैं कि उनके खिलाफ जो ज़्यादती हुई या उनको जो 3 महीने तक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, उसमें क्या कानून कहता है? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की आपने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दी हुई हैं पुलिस को, उसके अलावा आपको एज एन इंडिविजुअल आम शहरी के लिहाज से आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। आप सेक्शन 186 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये पुलिस के भी हो सकती है या सिर्फ मुद्दईयों के? मुद्दईयों के खिलाफ कि उन्होंने फॉल्स जो है एलिगेशन, और आप पुलिस को भी पार्टी बना सकते हैं कि इन्होंने विदाउट इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से प्रोसीडिंग शुरू की, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देख लीजिए, उस पर कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब सून एज FIR हो जाती है तो उसमें फिर ये होता है कि आपके उनको एक अथॉरिटी मिल जाती है, आपके घरों में वो रेड कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो उसके लिए आपके पास सेक्शन 186 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है, आप उसके तहत अपनी इंक्वायरी शुरू करवाएं और अपना केस शुरू करवाएं। इसके अलावा वैसे जिनके खिलाफ इस वक्त FIR चल रही हैं और उनको पता है कि वो फेक हैं, उनके पास क्वॉशमेंट की ऑप्शन है जो हाई कोर्ट में जाके वो क्वॉश करवा सकते हैं। अब ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करती है, वेरी प्रिसाइजली। ह्यूमन राइट जैसे इसके अंदर देखा जाए तो एक तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि 8 से शायद 16 या 14 लोग हैं जिनको नामजद किया गया और नामालूम रखा गया। तमाम फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं, बीवियां हैं, एक 75 साल के बुजुर्ग हैं। ह्यूमन राइट बीइंग ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आप क्या समझती हैं कि इन ज़्यादतियों का ज़ाला कैसे है? हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा ऐसी ज़्यादतियाँ होती हैं, इनका ज़ाला कैसे है? कैसे इनको कम किया जा सकता है? कैसे लोगों को एजुकेट किया जा सकता है कि आप एक FIR में गलत नाम देने की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद करें? देखिए जी, 2 चीज़ें हैं। एक कि हर शहरी को पता होना चाहिए कि कौन सा कानून है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, कौन से कानून के मुताबिक उसको एक रिलीफ मिल सकती है। और दूसरा ये कि पुलिस का और जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि जब कोई FIR कटाने आता है तो आप उसकी एविडेंस देख रहे हैं, क्या आप अपना काम जो है वो आप सही तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज इससे काफ़ी लोग मासूम जो होते हैं वो सालों साल इसमें फंस जाते हैं। लॉयर्स की इतनी फीस होती है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। सो आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं। आपको अपना कानून पता होना चाहिए, हर शहरी को पता होना चाहिए, जो पुलिस हैं उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन करके और फिर FIR कटानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपकी लाइक आई सेड लॉयर्स वगैरह को भी मुझे लगता है कि इस टाइप के जो केसेस होते हैं वो प्रो बोनो अगर कोई टीम बन जाए गवर्नमेंट के तौर पे कि वो स्पेशली इनको फ्री ऑफ चार्ज ऐसे केसेस करें। तो आपने देखा होगा कि बच्चे भी कोई 16, 15 साल के बच्चों को भी फॉल्सली एलेज करके उनको जेलों में अभी तक रखा हुआ है। सो ये सारी चीज़ों पे एक सोसाइटल चेंज की बहुत ज़रूरत है, जिसमें हम एज ए टीम और एज ए नेशन हमें इकट्ठा हर डिपार्टमेंट को करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी और इनकी राय के मुताबिक जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, यानी जिन लोगों को नामजद किया गया और वो बाद में उनको बेगुनाह लिख दिया गया है, उनके पास ये राइट है कि वो ना सिर्फ मुद्दईयों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं बल्कि पुलिस को भी उसमें पार्टी बना सकते हैं। साथ ही साथ इनके कहना है कि एक ऐसी सोसाइटल बिहेवियर डेवलप करने की ज़रूरत है जिसके अंदर मुद्दई और मुलजिम, क्योंकि इंतहाई भारी फीसें दे रहे होते हैं, तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जा सके और हम एज ए सोसाइटी आगे हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। अगर पूरे प्रोग्राम का मैं खुलासा बताऊँ तो एक मुकदमा दर्ज होता है जिसके अंदर खातून की लाश मिलती है और उसके बाद उसको खुदकुशी का रंग दिया गया होता है। पुलिस जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है मुद्दई की जानिब से, वो तमाम लोग बेगुनाह करार दे दिए जाते हैं और एक नेबर जो है वो इसके अंदर गिल्टी करार पाता है, जिसने ना सिर्फ औरत को कत्ल किया बल्कि उसके साथ ज़्यादती भी की और बाद में उसके जो गोल्ड की चीज़ें उसने पहनी हुई थी वो चोरी भी कर ली। 3 से 4 माह तक मुलजिम उसी इलाके में फिरता रहा, उन्हीं की फैमिली के साथ घूमता फिरता रहा और उनका दुख दर्द जो था वो बांटने की एक्टिंग करता रहा और किसी को भी नहीं पता था। लेकिन
क्योंकि बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी, FIR ही मुद्दइयों की जानिब से झूठी कराई गई थी, इसलिए ऐसे लोगों को सज़ा मिलती रही जिनका कसूर नहीं था और बिल आखिर अब मुलजिम जब पकड़ा जा सका है, पुलिस की गिरफ्त में है, तफ्तीश जब की जा रही है और पुलिस का कहना है कि फ्रांसिक एविडेंसेस भी उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और DNA भी मैच करके जिसके बाद उसको सज़ा जो है वो अब दिलवाई जा सकती है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।